वेलकम बैक। तो चलिए लेट्स रिज्यूम द क्लास, जहां से हम लोग पिछले में छोड़े थे, पॉज किए थे क्लास को, और आज हम लोग वहीं से आगे बढ़ेंगे। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात है, जैसे पिछली वीडियो में हम काफी अच्छा लगा हमको जो हम अपील किए थे बच्चों से कि वीडियो अगर तुम देखते हो और जो भी डाउट होता है तो उसको पूछने से झिझको मत। और ये काफी अच्छा लगा हमको देखे कि अब डाउट का इंटेंसिटी, नंबर ऑफ डाउट्स बढ़ रहे हैं। बच्चे अब ये चीज मतलब ये झिझक में नहीं कि सर हम कैसे पूछें। जो मेरे अपने बच्चे हैं जो क्लासिक प्रोग्राम में इनरोल्ड है उनको तो कहने का जरूरत ही नहीं, वो तो जो भी डाउट होता है एकदम पूछते हैं बिना डरे। लेकिन जो भी बच्चे क्लासिक प्रोग्राम में इनरोल्ड नहीं है वो ये सोचते हैं कि डाउट हुआ तो सर से हम कैसे पूछें, हम तो सर के स्टूडेंट नहीं है। तो बाबू तुम मेरे इस वीडियो को देख रहे हो या तुम मेरे प्रीवियस वीडियो को देखे हो तो तुम मेरे स्टूडेंट हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि तुम पेमेंट किए हो कि नहीं किए हो, हमको तुम क्लासिक प्रोग्राम में इनरोल्ड हो कि नहीं, दैट डजंट मैटर एंड इट नॉट शुड मैटर। ठीक है, इससे कोई मतलब भी नहीं होना चाहिए। इंपॉर्टेंट ये है कि तुम्हारा डाउट क्लियर होना चाहिए, हम बार-बार बोल रहे हैं। तो जो भी बाहरी बच्चे जो क्लासिक प्रोग्राम में इनरोल्ड नहीं है, बहुत अच्छा लगा हमको देखिए कि मेरे अपील के बाद उनका नंबर ऑफ डाउट्स आ रहा है। अब सिर्फ डाउट आना नहीं, अब डाउट आ गया तो वो क्लियर हो रहा है तो उसको आगे कैरी करो, खुद से थोड़ा सोचो, खुद से करो, नहीं होता तो फिर तो हमें। ठीक है, तो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्लास फिर से। देखो तो पिछले वीडियो में इलेक्ट्रिक फील्ड किए थे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और अभी तक हम जितना भी चीज किए हैं उसमें एक चीज तुम लोग देख रहे हो कि अभी तक हम इलेक्ट्रिक फील्ड पर मैक्सिमम एक वीडियो को अगर छोड़ दिया जाए, शायद 3 वीडियो है तो 3 में से 2 वीडियो या कर सकते, हाँ 3 में से 2 वीडियो कंप्लीटली डेडिकेटेड था किसके लिए, थ्योरी के लिए, और एक वीडियो न्यूमेरिकल के लिए था। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो बेसिकली होने वाला है न्यूमेरिकल का वीडियो। और देखो देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये न्यूमेरिकल का वीडियो सुन के बच्चा को लगता है कि अरे यार न्यूमेरिकल कौन, बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, ये न्यूमेरिकल नहीं है, थ्योरी ही है। बस न्यूमेरिकल मतलब क्या, जो हम पढ़ रहे हैं उसको आम जिंदगी में यूज करके देखेंगे कि सही है कि नहीं है, और अगर सही है तो कैसे क्या यूज है इसका। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनेगा तुम्हारा, वो बोर्ड में कभी कभी डायरेक्ट पूछ देता है क्वेश्चन, या कंडीशन डायरेक्ट कभी कभी आ जाता है कि उसमें प्रॉपर्टी वगैरह पर, लेकिन एक प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जिस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है, और वो प्रॉपर्टी क्या है तो वो तुम लोगों को पिछले वीडियो में बोली में। तो चलो दिख रहा होगा तुम लोगों को, क्लास स्टार्ट किया जाए वहीं से जहां से कि पिछले वीडियो में हम लोग छोड़े थे। ठीक है, अब देखो ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर देखा जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो भी पिछले वीडियो में पढ़े थे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का उतना ज्यादा न्यूमेरिकल यूज नहीं है, सिवाय उसके 2-3 प्रॉपर्टी के, जिसमें से एक प्रॉपर्टी भी डील करने वाले जो पिछले वीडियो में हम बोले हुए थे। थ्योरी है कि किसी भी स्पेस के रीजन में या किसी भी रीजन में अगर तुम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाते हो तो जिस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जितना घना होगा, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड उतना स्ट्रॉन्गर होगा। जैसे कि देखो 2 रीजन यहां बनाए गए हैं, एक में देखो तो इतना दूर में 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और इतना ही दूर में 5 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। तो ज्यादा घना कहां पर है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ज्यादा कहां पर है, यहां पर। तो मोर विल बी द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या मोर विल बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, हायर विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड। सिंपल थ्योरी कि स्पेस के किसी भी रीजन में जहां भी जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को मिलेगा, इसका मतलब है कि वहां पर उतना ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। तो लिख लो इस बात को, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्लैश ये स्लैश नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, कि कहीं पर जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहां पर उतना ज्यादा तुमको लाइन बनाना पड़ेगा, या अगर कहीं पर ज्यादा लाइन मिल गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होगा। ठीक है, तो सिंपल सा थ्योरी है। ठीक है, कि तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो बताओ तो दोनों रीजन में कहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, ऑब्वियस बात है यहां ज्यादा होगा यहां कम होगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा थ्योरी है। इस पर 1-2 क्वेश्चन तुमको मिलेगा। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला एप्लीकेशन क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या था इस बारे में, क्वेश्चन क्या था, दोनों क्वेश्चन हम एक ही बार में इसको बना देते हैं। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, वही इलेक्ट्रिक फील्ड का जो भी प्रॉपर्टी बताएंगे उसी पर, कि कहा गया है कि 3 कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तुम्हारा यहां बना हुआ है, ऐसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रहा है। ठीक है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम डायरेक्ट फॉर्मूला सब्स्टिट्यूशन क्वेश्चन है, थ्योरी सब्स्टिट्यूशन सॉरी। इसमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाया हुआ है, 3 पॉइंट दिया हुआ है, ए बी और सी। कहा गया है
कि बताना है कि इन तीनों पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड कहां ज्यादा होगा और कहां कम होगा। मान इलेक्ट्रिक फील्ड ई है ए पर, बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई भी है और इस पर सी पर है। तो बताना है तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज्यादा कहां पर होगा और सबसे कम कहां पर होगा। थोड़ा पॉज करके ट्राई करो तो क्वेश्चन को। इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज्यादा कहां पर होगा, ए बी और सी में, और सबसे कम कहां पर होगा। पॉज करके ट्राई करो। अब देखो तो अगर हम आंसर की बात करें तो जो आदमी ट्राई किया होगा उनका आंसर ये आना चाहिए। ई ए इलेक्ट्रिक फील्ड ए पर जो होगा एग्जैक्टली वही इलेक्ट्रिक फील्ड सी पर होगा और ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड बी से बड़ा होगा। आंसर जिनका आया वो सही। अब आते हैं क्यों ऐसा होगा। तो देखो तो बाबू, अब चलो जिसके सामने आंसर आ भी गया वो खुद से करो सोचना आंसर आने के बाद क्यों होगा ऐसा। पॉज करके, ठीक है। अब देखो क्यों होगा। देखो तो हम थ्योरी क्या बताएं कि जहां पर जितना ज्यादा किसी भी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोजर होगा या डेंसिटी ज्यादा होगा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डेंसिटी जितना ज्यादा होगा वो जितना कम स्पेस में जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम बनाएंगे उतना ही ज्यादा क्या होगा वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होगा। तो देखो तो ए को पकड़ो, ए के पास देखो एकदम पास में है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और जैसा यहां ट्रेंड है एग्जैक्टली वैसा ही ट्रेंड सी पर है, एकदम पास में 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। लेकिन बी पर जाओ तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो है लेकिन एक ऊपर और एक नीचे, मतलब थोड़ा दूर पर है। बात समझ आ गया। ए में क्लोजली स्पेस और बी में सी में भी क्लोजली स्पेस, मतलब एकदम घना दिख रहा है यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। पर हम क्या बोले थे तुरंत कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जितना घना इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही स्ट्रॉन्गर। तो ए और सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस घना है इसलिए ए और सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा और चूंकि लगभग सेम ही दिख रहा है तो दोनों पर क्या होगा सेम होगा। बी पर क्या होगा सबसे कम होगा, तो वहां सबसे कम घना है। तो सिंपल सा ये क्वेश्चन तुम एयरलेस वगैरह सिंथेसिस वगैरह में ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ होगा। देखो मेरा काम क्या है कि न्यूमेरिकल का तुमको टाइप समझा देना, कांसेप्ट समझा देना। अटेम्प्ट तुमको इस पर जितना क्वेश्चन होगा खुद करना होगा। अब क्लास तो है नहीं कि हर क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। अब देखो तो अच्छा चलो तो एक और क्वेश्चन करते हैं तुम लोग के लिए इसी कांसेप्ट पर बेस्ड। तो सिंपल सा अगला क्वेश्चन बोर्ड पर है। सिंपल सा क्वेश्चन फिर से वही बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ भी है मान लो ऐसे है। अगर x और y दो पॉइंट पर हम सिंपल क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ये अब पॉइंट चार्ज क्रिएट किया कि इसको कौन क्रिएट किया हमको इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रहा है ऐसे, ट्रेंड ये है। तो फिर से वही बात है, x पर इलेक्ट्रिक फील्ड x, y पर इलेक्ट्रिक फील्ड y। तो सवाल ये है कि x और y में इलेक्ट्रिक फील्ड कहां ज्यादा होगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, अब तो पकड़ा गया और फटाक से बना दोगे। सिंपल सी बात है, क्या तरीका है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को देख के इलेक्ट्रिक फील्ड को पहचानने का। तो जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जितना घना मतलब कम स्पेस में ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जहां भी मिलेगा वहां ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो देखो तो x और y में ज्यादा घना कहां दिख रहा है, x के पास देखो 1 2 3 एकदम पास में है, y के पास दूर में है, तो इसलिए x पर बड़ा होगा और y पर क्या होगा छोटा होगा। ठीक है, ये सिंपल सा क्वेश्चन था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर। अब ऐसा क्वेश्चन को घुमा के बहुत सारा देगा, ठीक है। तो वो सिर्फ कांसेप्ट यही है, बात समझ गया। अब देखो तो एक सिंपल सा क्वेश्चन करवाते हैं, ये डायरेक्ट बन सकता है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हम फिर से आएंगे जब प्रोजेक्टाइल क्वेश्चन में आएंगे तो, लेकिन हम सिर्फ पहचानना ही तुमको बोल रहे हैं। ये एकदम सिंपल क्वेश्चन है, प्रोजेक्टाइल में इसको डाल देंगे फिर टफ हो जाएगा। ध्यान से देखना, ये पॉजिटिव प्लेट है ऐसे करके और यहां निगेटिव प्लेट है ऐसे। 3 रे यहां से गया, ये रे है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं, ये कोई रे गया, जैसे टॉर्च मारते तो रे गया। ये रे ऐसे करके गया, समझना ध्यान से, ये ऐसे करके गया और ये ऐसे निकल गया, ऐसे ये रे यहां से निकला, ध्यान देना, और ये क्या किया ऐसे करके यहां से निकला और ये डायरेक्ट निकल गया बिना डेविएट के, सीधा निकल गया ऐसे। और ये रे यहां से गया और ये ऐसे निकल गया। बात समझ आ गया क्या हो गया है, रे नंबर 1, रे नंबर 2, रे नंबर 3, ठीक है। एक बीम ऑफ पार्टिकल से नहीं होता है, लोग पढ़े होंगे कि रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में बीम ऑफ पार्टिकल फेंका गया, तो ऐसे मान लो कि बीम ऑफ पार्टिकल फेंके, ठीक है। ये बीम ऑफ पार्टिकल 1 वाला बीम ऑफ पार्टिकल आया ऐसे करके चला गया 1, 2 वाला पार्टिकल बिना कुछ हुए डायरेक्ट यहां आ गया 2, और 3 वाला पार्टिकल गया यहां चल के निकल गया 3। तो बताना होगा तुमको क्वेश्चन में कि 1, 2 और 3 पर कौन सा चार्ज होगा, ठीक है। 1, 2 और 3 पर कौन सा चार्ज होगा, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। पॉज करके हमको लगता है 10 सेकंड भी नहीं लगेगा बनाने में, कांसेप्ट होना चाहिए। 1 पर कौन सा चार्ज होगा, देखो तो जी पॉजिटिव चार्ज होगा। क्यों, क्योंकि 1 जब इधर से करके आया तो इसको रिपल्सन मिला पॉजिटिव से और अट्रैक्शन मिला नेगेटिव से, और वो कब पॉसिबल है जब ये पॉजिटिव होगा। ये पॉजिटिव होगा तब इसको पॉजिटिव रिपेल कर देगा और नेगेटिव अपने तरफ खींच लेगा, ये गिर जाएगा नीचे, ये हो गया पॉजिटिव।
3 पर कौन सा चार्ज होगा, 3 पर देखो 3 ऐसे करके आया, ये निगेटिव से दूर भाग रहा है और पॉजिटिव की तरफ भाग रहा है, मतलब निगेटिव रिपेल कर रहा है और पॉजिटिव अट्रैक्ट कर रहा है। कब होगा, जब ये खुद क्या होगा, नेगेटिव। तो 1 हो गया पॉजिटिव और 3 क्या होगा, नेगेटिव। 2 क्या होगा जी, 2 अनचार्ज होगा, 2 पर कोई चार्ज होगा क्या, क्योंकि अगर कोई चार्ज होता तो या तो पॉजिटिव होता या तो निगेटिव होता। पॉजिटिव होता तो नीचे भागता, निगेटिव होता तो ऊपर भागता, ये ना ऊपर भागा नीचे भागा, मतलब ये क्या है, न्यूट्रल है। बात समझ आ गया, तो सिंपल सा ये क्वेश्चन। अब धीरे धीरे न्यूमेरिकल स्टैंडर्ड को बढ़ाएंगे, अब धीरे धीरे न्यूमेरिकल के स्टैंडर्ड को बढ़ाते हैं, ठीक है। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो एकदम अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन यहां से आया है, थोड़ा सा थोड़ी अच्छा क्वेश्चन में कहा गया है कि ध्यान दीजिएगा। अच्छा एक और बात, देखो जितना भी क्वेश्चन बोर्ड में ये जो क्वेश्चन हम करवा रहे हैं, आप तुम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो सीबीएसई में कि किस लेवल का क्वेश्चन रहेगा या फिर तुम कंपटीशन में। लेकिन अगर जितना क्वेश्चन हम करवा रहे हैं उसमें से अगर कोई टाइप का क्वेश्चन बोर्ड में आ गया, तो अगर क्वेश्चन बोर्ड में आता है तो क्या करोगे, सुनो। बोर्ड में हर सही स्टेप के लिए आधा नंबर प्रिस्क्राइब है, तुम एक सही स्टेप लेके तुमको आधा नंबर मिलेगा हर स्टेप, जितना बार तुम लेते हो। अभी दिमाग मत लगा देना कि 3 नंबर का क्वेश्चन है 10 स्टेप लिख दिए, नहीं, 3 नंबर का क्वेश्चन 10 स्टेप लिखो तो तुमको 5 नंबर नहीं दे देगा। जैसे कि मान लो 3 नंबर का क्वेश्चन है तो मैक्सिमम कुछ 6-7 स्टेप तक जाओ, बात समझ गए ना। मतलब जितना भी नंबर का क्वेश्चन है उसका 0.2 कर दो, इसका है। चलो तो देखिए पिछला तुमको वीडियो याद है कि नहीं, पॉइंट चार्ज वाला न्यूमेरिकल वगैरह एक क्वेश्चन करते हैं, इस पर थोड़ा क्वेश्चन है कि रिवीजन का टाइम ध्यान से सुनते हो। क्या जा रहा है, कहा जा रहा है कि ये कोई स्क्वायर है, इस स्क्वायर के 4 कॉर्नर पर 4 चार्ज को रखिए, +1 -1 +1 -1। कहा गया है कि बताइए कि इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। क्वेश्चन में कहा गया कि स्क्वायर के 4 कॉर्नर पर 4 चार्ज रखा गया, तो बताना है सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। थोड़ा पॉज करके बनाओ तो। चलो देखो आंसर 0 होगा, सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0 होगा। कुछ भी दिमाग लगाना पड़ेगा, पेन उठाना पड़ेगा, सोचो तो क्यों इसमें, क्योंकि 0 इसीलिए होगा क्योंकि देखो ये मान लो ऐसे करके मिला लो, मिला दिए, ये देखो मिला दिए लो, ये सेंटर है इसका, मान लो ये सारा का सारा इस सेंटर पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड कौन क्रिएट करेगा, ये 1 कूलम वाला लो बनाते हैं यहां पर ऐसे, सेंटर पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड कौन क्रिएट करेगा, ये 1 कूलम वाला चार्ज है ऐसे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड। अब देखो तो इसी सेंटर पर ये भी 1 कूलम वाला चार्ज रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर देगा ऐसे। अब देखो तो यहां पर इस पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड ये क्रिएट करेगा और ये नेगेटिव है तो रेडियली इनवर्ड अपने तरफ, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये भी क्रिएट करेगा और ये भी नेगेटिव है तो रेडियली क्या क्रिएट करेगा, इनवर्ड, मतलब अपने तरफ। अब देखो तो ये चारों इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब E1, E2, E3 और E4 जो हम बनाए हैं, इसमें E1 और E3 मर जाएगा और E2 और E4 मर जाएगा। कारण ये जस्ट अपोजिट है नहीं, इसका मैग्नीट्यूड भी बराबर होगा, क्योंकि देखो पॉइंट चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा, देखो तो अगर ये पॉइंट चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा, Q/R²। समझो इस कांसेप्ट को, जितना डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस ये है, क्योंकि स्क्वायर के सेंटर पर है, सेंटर मतलब क्या आधा आधा है, तो जो डिस्टेंस ये है वही डिस्टेंस ये है, मतलब दोनों के डिस्टेंस सेम। जितना चार्ज यहां है उतना ही चार्ज यहां है, दोनों के लिए चार्ज भी सेम, के तो सेम हर जगह होता है, चार्ज भी सेम, डिस्टेंस भी सेम, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगा। और सेम वही कंसेप्ट है, जो डिस्टेंस यहां है वही डिस्टेंस यहां पर है, तो दोनों के लिए डिस्टेंस भी सेम हो गया, और जो चार्ज यहां है वही चार्ज यहां है, तो दोनों के लिए चार्ज भी सेम, डिस्टेंस भी सेम, और के तो सेम है ही, मतलब दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड में सेम, लेकिन वैल्यू जस्ट अपोजिट। हमको कोई 10 नंबर इधर खींचेगा और 10 इधर खींचेगा, तो फोर्स क्या होगा दोनों तरफ। अगर दो हमको फोर्स लगेगा और इक्वल अपोजिट फोर्स होगा तो नेट फोर्स हमारा कितना हो जाएगा, 0। तो देखो तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है उतना इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो ये दोनों उल्टा है और मैग्नेटिक में बराबर है, मतलब ये इसको मार देगा और इसको मार देगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0। लेकिन वहीं पर अब
कहानी बदल जाएगा। इस सवाल को पहले कंसेप्ट समझ गए होगे। लेकिन देखो तो अगर क्वेश्चन कुछ ऐसा कर दे कि यहां तो वही छोड़ दे, लेकिन यहां पर बताओ तो अगर प्लस की जगह माइनस कर दे तब सवाल बना तो अब क्या है, सेम ही क्वेश्चन है तो अटेम्प्ट लो तुम, ये है वहां, ये ऐसे करके इसे हटाओ कि सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है कब, जब सिचुएशन तुमको ये दिया हुआ है तब। बराबर कुछ नहीं है, सिंपल एकदम सिंपल क्वेश्चन है। फिर से वही बात, ये रेडियली इनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली इनवर्ड, तो ये भी इसको मान देगा जो तुरंत बताए हैं। लेकिन देखो तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली क्या होगा, आउटवर्ड, और अब ये चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, अपनी तरफ करेगा रेडियली इनवर्ड ऐसे। बस में अब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, चलो ये जो इसको मार देगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड पहला का और इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो तीसरा का, तो ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड जुड़ जाएगा क्योंकि डायरेक्शन क्या है, एक ही है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, kq/r²। तो पहला का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, देखो तो k, चार्ज का वैल्यू कितना है 1, डिस्टेंस कितना है तुम्हारा, डिस्टेंस मान लो साइड दे दिया 1 मीटर का, 1 मीटर का साइड दिया हुआ है, तो कितना होता है बताओ तो, ये पूरा डायगोनल कितना होता है, बोलो √2a, ये डायगोनल कितना होता है √2a, तो आधा कितना हो जाएगा, आधा a/√2, और ये भी कितना होता है a/√2। पढ़े हो ना जी इस मैथ में कि स्क्वायर का आधा डायगोनल का लेंथ कितना होता है, साइड/√2, तो कितना हो गया a/√2 का स्क्वायर, और e2 भी कितना हो जाएगा, e2 भी कितना हो जाएगा बोलो, kq/r² होता है फॉर्मूला। तो फिर देखो तो k रह गया, चार्ज दिया हुआ कितना 1, ये मत करना, माइनस मत लेना क्योंकि माइनस से कोई नहीं मतलब होता है, मैग्नीट्यूड से मतलब होता है, साइन से मतलब नहीं होता है। और डिस्टेंस ये भी कितना है a/√2, देखो तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, तो दोनों को उठा के e1 + e2 क्या करोगे, सिंपली जोड़ दो, कि अब तो वहां पर तुमको दिमाग लगाना ही नहीं है कि दो वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड √e1² + e2² जो होता है +2e1 * cos थीटा, तो यहां क्यों नहीं लगाना है, क्योंकि दो वेक्टर है सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन होता है तो 75 बार बोल चुके हैं पिछले वीडियो में कि सिंपली क्या करो, जोड़ दो, वैल्यू अपना a का पुट करके दोनों का सॉल्व करके पुट कर देना। सिंपल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। कंसेप्ट देखो अब इसमें क्या कहेगा, अब हमने बताया तो किसके लिए, स्क्वायर के लिए। क्वेश्चन में देगा क्या, ट्रायंगल, कभी कुछ तो कंसेप्ट पर ही रहेगा कि रेडियली आउटवर्ड और रेडियली इनवर्ड। चलो ट्रायंगल कर लेते हैं, आजकल स्थिति हो गया कि इनको खर्चा नहीं निकल रहा है। ऑन है क्या, ऑफ करो। चलिए एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरी न्यूमेरिकल जो कहना है इसको कहो, लेकिन ये इसका ये बेजोड़ चीज है। देखो तो अभी तक हम जो भी चीज पढ़ रहे थे वो क्या था बेसिकली, तो उसमें हर क्वेश्चन में जो भी चीज हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड पर फोकस किए थे, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, कैसे होगा, क्या होगा। लेकिन अब जो चीज हम पढ़ने वाले हैं देखना उसका जरूरत क्या है, समझना पहले। हम तुमको बोले कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, क्यों पढ़े इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मान लो स्पेस में कोई चार्ज है Q और हम बोले कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है E, तो ये चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉम्बिनेशन जो होता है इसका काम क्या होता है, तो भाई तुम बोलोगे कि सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस चार्ज पर क्या करेगा, फोर्स लगा देगा। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं सर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स बाय क्या, चार्ज। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज पर क्या करेगा, फोर्स लगा देगा। या अगर कहीं पर चार्ज है और कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो दोनों मिलकर क्या जनरेट कर देगा, फोर्स जनरेट कर देगा। और याद करो तो अगर किसी बॉडी पर नेट फोर्स कुछ लग जाता है तो नेट फोर्स के लगने की वजह से न्यूटन्स लॉ क्या कहता है कि नेट फोर्स लग गया तो बॉडी क्या होगा, चलेगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बॉडी को क्या करेगा, नेट फोर्स लगा के चला देगा। मतलब इस चार्ज को किसमें सेट कर देगा, मोशन में सेट कर देगा। तो बेसिकली क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो चार्ज को फोर्स लगा के उसको क्या करवाना चाहता है, चलवाना चाहता है। मतलब व्हाट इज द रोल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइज द फोर्स एंड दिस अप्लाइड फोर्स सेट्स द चार्ज इनटू मोशन। तो यहां से एक नया टॉपिक निकलता है कि मोशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड। हेडिंग दो, मोशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में मोशन क्यों होगा पहले समझ में आया ना। इलेक्ट्रिक फील्ड में मोशन होगा हर बच्चा जानता है, लेकिन क्यों होगा, कारण ये है कि फोर्स लगेगा, न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, मोशन होगा। अब देखो तो एक और बात, ठीक है, अब इसको नोट कर लिए होगे ना जो यहां था कि मोशन अंडर इलेक्ट्रिक, चलो लिख लो, लिखो तो एनी चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड, हेंस
इट अंडरगोज मोशन, हेंस इट अंडरगोज मोशन, इसलिए वो उसमें चला जाता है मोशन में। यहाँ पर F इक्वल टू क्यू वाला बात कीजिएगा, ठीक है। अच्छा जो लोग मेन हेडिंग की होगी मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, वहां पर ब्रैकेट में फॉर्मूला लिख ही देना F इक्वल टू क्यू। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद करो। तुम लोग पूरा लेवल पढ़े थे ना, F इक्वल टू ma मास इनटू एक्सीलरेशन, तो यहाँ पर F इक्वल टू क्या होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में QE। ये ट्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, इसको याद रखिएगा। जिसको ये चीज याद रह गया कि अच्छा वहां पर मास के लिए F इक्वल टू m, चार्ज के लिए F इक्वल टू QE, उसका न्यूमेरिकल प्रतीक बहुत अच्छा बनेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक और बात देखो, बात क्या है कि मान लेते हैं, समझना, अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर खेलेंगे सिर्फ और सिर्फ, और इलेक्ट्रिक फील्ड पर। अब स्पेस में तुमको इससे मतलब नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे करके है, समझना ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा, और मान लो कोई चार्ज हम यहां कितना रख दी, क्यू रख दिए, इलेक्ट्रिक फील्ड है, चार्ज है। तो देखो, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है और चार्ज है, तो ध्यान से देखो, तो इलेक्ट्रिक एकदम गौर से सुनना, हम दो तरीका से बताएंगे, तुमको जो समझना है उसको रखना, लेकिन तरीका दोनों समझने का जरूरत है। हम बोले कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे करके आ रहा है, मतलब जरूर इधर कहीं पर, कहीं भी दूर, बहुत दूर पॉजिटिव चार्ज रखा गया हो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से निकलता है और किसको अप्रोच करता है, नेगेटिव को अप्रोच करता है। तो जरूर यहां से अगर ऐसे करके लाइन आ रहा है, मतलब इधर से क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड रखा हुआ, और ये चार्ज अगर पॉजिटिव है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्रिएटेड है यहां पर, ये लिखो, चलो यहां लिखते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस चार्ज की वजह से क्रिएटेड है, जो कि ऐसे करके आ रहा है, तो वो इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल कर देगा। मतलब अगर चार्ज पॉजिटिव होगा तो उस पर फोर्स ऐसे जो लगा, क्या वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगा। ये हो गया एकदम डीप कंसेप्ट में जाके। इसका एक छोटा तरीका भी हम बताएंगे अभी, लेकिन इसको समझो कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, मतलब जरूर यहां कहीं पॉजिटिव चार्ज रहा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से ही निकलता है, और अगर हम पॉजिटिव चार्ज को रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज ऐसे ही यहां रखा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज, इसको देख के पहचाने तो ये पॉजिटिव को रिपेल कर देगा, तो भागेगा आगे। मतलब पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किधर लगता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन। इसको ऐसे भी देख सकते हो, डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड को पकड़ के कि अच्छा F इक्वल टू क्या होता है, QE होता है। ये कहां से आया, तो आप इसको बार बार नहीं लिखेंगे, ये लास्ट बार लिख रहे हैं कि E इक्वल टू F बाय Q, तो F इक्वल टू क्या हो गया, QE। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो देखो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स होगा, क्योंकि दो ये भी पॉजिटिव आ गया और ये भी क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। बात समझ गए ना, ये भी पॉजिटिव आ गया और ये भी पॉजिटिव आ गया, मतलब जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन में क्या, फोर्स सीधा। लेकिन अगर चार्ज नेगेटिव हो गया तो देखो, अब लिख दो, हम ऐसे करके लिए थे, ऐसे करके, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन था। अब मान नेगेटिव चार्ज ले, अब नेगेटिव चार्ज ले तो देखो तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर ऐसे करके आ रहा है, और तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है पॉजिटिव से, इधर कहीं पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ होगा कहीं। अब देखो, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को अट्रैक्ट कर लेगा, तो इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या लगेगा, ऐसे लगेगा। तो देखो, तो नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर फोर्स लगाता है, तो अपने उल्टा। बस में ना, नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर फोर्स लगाएगा, अपने उल्टा। मतलब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा मूव कर जाएगा। इसको ऐसे भी देख सकते हो कि F इक्वल टू क्या होता है, QE। E जिधर है और चार्ज अगर नेगेटिव हो गया, देखो तो ये पॉजिटिव है, तो ये भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड को पॉजिटिव मान लिया, अगर चार्ज ही नेगेटिव हो गया तो फोर्स जो है, ये पॉजिटिव टू नेगेटिव हो गया, तो फोर्स जो है इस चार्ज पर किधर लगेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा, ये पॉजिटिव होगी, क्या होगा, नेगेटिव। तो इसीलिए एक सिंपल सा थ्योरी कहने के लिए तो बहुत आसान है कि जो होता है पॉजिटिव चार्ज, इसको लिखाएंगे, चाहे लिख लो, पॉजिटिव चार्ज इन द रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, लिखो इस बात को, पॉजिटिव चार्ज इन द रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, in the region of electric field moves in direction of electric field, moves in direction of electric field, and negative charge moves opposite to electric field, negative charge moves opposite to electric field। इसको बना लेना, जरूर बना लेना इस बात को, ठीक है। कि ये क्या, ये थ्योरी में ये बेस है, क्यों होता है ऐसा, बच्चा सीधे रखता है, अच्छा ये प्लस ये माइनस ये नेगेटिव से, नहीं, कारण ये होता है, ठीक है, नोट कर लो इसको। बात समझ आ गया ना कि ये हेडिंग क्या चल रहा है, मोशन ऑफ चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड,
कि चार्ज कैसे चलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो पॉजिटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चलेगा, नेगेटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चलेगा, उल्टा चलेगा। अच्छा एक बात बताओ तो, अगर ये जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट क्यों है, बार बार बोलते हैं तुमको उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, बस कांस्टेंट है। अगर ये अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, सुनना ध्यान से, इफ द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट, कि जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए वो कांस्टेंट है, तो उस केस में क्या होगा देखो, तो मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल क्या होगा, हम बोले कि अच्छा F इक्वल टू क्या होता है, QE होता है, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड ये कांस्टेंट है, और जिस चार्ज को, ये इलेक्ट्रिक फील्ड था ये ऐसे, और ये कोई चार्ज रखे Q, इस पर फोर्स कुछ लग गया है, हम बोले इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट, चार्ज तो वैसे ही कांस्टेंट, हम रख दिए तो रख दिए, अब चेंज नहीं कर पाएंगे, ये भी कांस्टेंट और ये भी कांस्टेंट, तो फोर्स का मतलब क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन इक्वल टू QE, ये दोनों कांस्टेंट, चलो कुछ कांस्टेंट C कहते हैं इसको, ये दोनों, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये पूरा कांस्टेंट, मतलब A इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, C/m, मतलब कांस्टेंट, ये चलो ना उसको QE लिख दो, चलो लो QE/m, चार्ज भी कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट, मास भी कांस्टेंट, ये पूरा कांस्टेंट, तो एक्सीलरेशन भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। मतलब इसका क्या है, ये चार्ज पार्टिकल अब कांस्टेंट एक्सीलरेशन से चलेगा, और याद करो क्लास 11 कि अगर कोई चीज कांस्टेंट एक्सीलरेशन से चलता है तो उसके लिए क्या होता है, तो तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन सीधे आ जाता है हेल्प करने के लिए, कौन कौन सा, v इक्वल टू u प्लस at, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और v स्क्वायर इक्वल टू क्या था, u स्क्वायर प्लस, याद आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तुमको अभी से न्यूमेरिकल जो मिलेगा, सिंगेज में तो ढेर सारा न्यूमेरिकल इस पर दिया हुआ है, एररलेस उठा लो, कोई डीसी पांडे उठा लो, सारा बुक उठा लो, ढेर सारा, बोर्ड में पूछता है क्वेश्चन सर, रिग्रेस नहीं पूछा है, पिछले साल पूछा था, उसे पिछले साल पूछा था। सवाल क्या हम बोले हैं, हम ये क्यों लिखे हैं, ये कि अगर कोई भी, और ये सिचुएशन तभी होगा जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या नहीं होगा, कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट, चार्ज को तुम रख दिए तो रख दिए, वो तो कांस्टेंट हो ही गया, चार्ज कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट, मतलब ये दोनों मिलके कांस्टेंट। फोर्स का मतलब मास इनटू एक्सीलरेशन, मास वैसे ही कांस्टेंट होता है, एक्सीलरेशन इक्वल टू Q/m, ये पूरा कांस्टेंट हो गया, तो एक्सीलरेशन क्या हो गया, कांस्टेंट। और जिस भी मोशन का, पहला बात कि चार्ज चलेगा या तो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ या इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा, ये दोनों के लिए वैलिड है बाबू, तो ये एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो सकता है पॉजिटिव के लिए भी हो सकता है नेगेटिव के लिए भी, ठीक है, चल रहा है, हाँ, तो याद रखो, तो ये पॉजिटिव के लिए भी हो नेगेटिव के लिए भी हो, तो किसी के लिए भी अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो गया, चलते हुए बॉडी का, चलते हुए चार्ज का एक्सीलरेशन कांस्टेंट, और जब भी किसी मोशन में एक्सीलरेशन कांस्टेंट होता है तो तीन इक्वेशन ऑफ मोशन तुम्हारी हेल्प के लिए पड़ा हुआ है, तो लिख लो इस बात को, इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, एक्सीलरेशन ऑफ बॉडी, एक्सीलरेशन ऑफ चार्ज बॉडी इज आल्सो कांस्टेंट, एक्सीलरेशन ऑफ चार्ज बॉडी इज आल्सो कांस्टेंट, ठीक है, इसको नोट कर लेना क्यों कांस्टेंट होगा, एक्सीलरेशन ऑफ चार्ज बॉडी इज आल्सो कांस्टेंट, एंड हेंस ऑल द थ्री इक्वेशन ऑफ मोशंस विल बी यूज्ड, एंड हेंस ऑल द थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन विल बी यूज्ड, इसीलिए आप तीनों का तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, ठीक है, गरम है बहुत गरम है, अच्छा चलो ऑफ करो, चालू किए, सॉरी हो गया, अरे चल, हाँ, तो देखो, तो ये सिंपल सा था कि इसमें जब तक एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा तब ये तुम चेक करना, देखो इस इक्वेशन को लगाने से पहले बाबू चेक जरूर करना कि सवाल में इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है कि नहीं, और अगर कांस्टेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड तो तुम इस तीनों इक्वेशन को आराम से लगा सकते हो, कभी-कभी तुमको इसको भी लगाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट यहीं से बनेगा क्वेश्चन, ठीक है, डायरेक्ट यहीं से बनेगा, तो देखो तो क्वेश्चन एक देखो तो चलो तो क्वेश्चन देखो, तो एक अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो तो कि कहा गया है कि चार्ज ब्लॉक है, ठीक है, देखो ये क्वेश्चन सब अच्छा से क्वेश्चन सब है, ये क्वेश्चन कहीं भी पूछ सकता है, बोर्ड में भी कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन दिया है, ये दोनों ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, समझना क्वेश्चन क्या है, पहले खुद से अटेम्प्ट करना क्वेश्चन समझने के बाद। एक चार्ज ब्लॉक है जिसका कि मास m है और चार्ज उसका कितना है, q है, और उसको प्रोजेक्ट किए कहां पर, तो किसी वैसे रीजन में जहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, e है, क्वेश्चन में ये सब वर्ड दिया हुआ है, on a rough horizontal, ये दिया हुआ है, block is projected on a rough horizontal surface with a speed v0 से इसको प्रोजेक्ट किया यहां पर, ठीक है, यहां अब कहा गया है कि भाई
इस सरफेस का कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कितना रहा होगा, इस सरफेस का कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कितना रहा होगा कि इस बॉडी का काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। बच्चा क्वेश्चन देखेगा डर जाएगा, बच्चा क्वेश्चन देखा डर गया, उसको लगा कि बाप रे बाप कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन सब क्या क्या पूछ रहा है, काइनेटिक एनर्जी बोल रहा है, पढ़ाया है, इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहा है, ये सब चीज तो बाबू डरने का बिल्कुल जरूरत नहीं है। बात को कैसे पकड़ोगे, जैसे ही तुमसे पूछे कि वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होगा, तो तुम सोचो कि इसका वैल्यू होगा भी कि नहीं होगा, तो तुम कहोगे अच्छा 11th में हम पढ़े थे कि हाँ जहां पे फ्रिक्शन होता है तो फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है कि चलते हुए बॉडी के लिए, बॉडी चल रहा है, चलते हुए बॉडी के लिए फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल फोर्स। तो मोटा मोटी ये फॉर्मूला याद होगा तो कुछ आप ऑपरेशन करेंगे हो सकता है म्यू के निकल। तो वही कह रहा है कि बताइए म्यू के कितना होगा, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कितना होगा कि आपका काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। तो अटेम्प्ट खुद से लो तो उसका फिर सॉल्व करेंगे हम। चलो तुम लोग के लिए एक स्टेप और तोड़ दिए कि बोला जा रहा है कि काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट हो रहा है, तो बच्चा इस वर्ड को पकड़ नहीं पाता है, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट। देखो हिंट तुमको वो कर दिया, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट मतलब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या, हाफ इनटू मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर कांस्टेंट। हाफ और मास तो बॉडी का वैसे ही कांस्टेंट रहेगा, मतलब अल्टीमेटली क्वेश्चन में क्या कांस्टेंट पूछ रहा है, वेलोसिटी। तो सिचुएशन क्या बन गया कि बताइए कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कितना रहा होगा कि इसका वेलोसिटी लिख दें सीधे, वेलोसिटी क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। देखो निकालो, बात समझे, निकालो चीज से काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट कहोगे तो बहुत दूसरा चीज चल जाएगा कि वेलोसिटी कांस्टेंट बोल रहा है, ठीक है, वेलोसिटी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। अब अटेम्प्ट लो तो कि सिंपल कि म्यू के कितना होगा कि वेलोसिटी क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। तोड़ दिए क्वेश्चन, तो अटेम्प्ट लो तो सिंपल क्वेश्चन है। चलो देखो तो जो भी अटेम्प्ट लिए होगे उससे बन भी गया होगा, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, एकदम सिंपल है, ठीक है। तो यहां तक तुम तोड़ दिए, वेलोसिटी क्या करना है, कांस्टेंट, तो बताइए काइनेटिक फ्रिक्शन कितना। अब थोड़ा दिमाग लगाओ तो कि वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब वेलोसिटी को चेंज कौन करवाता है, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन यही ना होता है कि एक्सीलरेशन क्या होता है, तो बच्चा रख लिया v1 v2/t, नहीं होता क्या है, तो एक्सीलरेशन वो चीज होता है जो वेलोसिटी को चेंज करवाता है, यही है कंसेप्ट। और अगर वेलोसिटी ही चेंज नहीं किया मतलब एक्सीलरेशन नहीं होगा, क्योंकि एक्सीलरेशन चेंज करवाएगा वेलोसिटी को, अगर वेलोसिटी चेंज ही नहीं हुआ तो एक्सीलरेशन नहीं होगा, मतलब a = 0, एक्सीलरेशन 0। एक काम करो, दोनों तरफ मास से मल्टीप्लाई करो, तो 0 से मल्टीप्लाई होगा तो कुछ भी फर्क 0 ही हो जाएगा, और यहाँ m हो गया। मास इनटू एक्सीलरेशन क्या होता है, नेट फोर्स, मतलब इस बॉडी पर वेलोसिटी कांस्टेंट तब होगा जब नेट फोर्स कितना होगा, 0। अब देखो तो नेट फोर्स 0 मतलब दिमाग लगाओ, अच्छा इस बॉडी पर सारा फोर्स मिलके, नेट फोर्स सारा फोर्स मिलके कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो देखो तो कौन कौन सा फोर्स इस बॉडी पर लग रहा है, तो याद करो तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और यहाँ चार्ज भी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज पर क्या करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा देगा, और चूंकि चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, उसको अपने से दूर भेज देगा ऐसे। इसको भी हम और अच्छे से कर पाएंगे मोशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड में, इसको ऐसे फेंक देगा अपने से दूर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज को अपने से दूर करेगा, ठीक है, ऐसे करके। अब देखो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आगे लगा, अब देखो तो ये बॉडी स्लाइड करके जाना चाहेगा आगे। अब जिसको ये दिक्कत है इस बात में, जो कि पिछले वीडियो में मिस कर गए हो कि पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगता है, तो वो बस रुको, फिर से ये चीज आने वाला है थोड़ा देर में, जो किए होंगे उसको तो याद ही होगा कि पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगता है और नेगेटिव पर उल्टा। तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में, इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। और जैसे ही ये बॉडी आगे जाना चाहेगा तो सरफेस देखेगा कि बॉडी तो भाग रहा है यहाँ पर, तो फ्रिक्शन यहाँ पर है, क्वेश्चन में सवाल में दिया कि यहाँ पर फ्रिक्शन है, रफ है, तो फ्रिक्शन क्या करता है, या तो रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा। सरफेस देखा कि बॉडी तो हम पर आगे भाग रहा है, तो इसको अपोज करो, किधर खींचो, पीछे, तो इस आगे भागते हुए बॉडी को फ्रिक्शन कहां खींच लेगा, पीछे। मतलब इस बॉडी पर दो बॉर्स लगा और दोनों मिलके कितना बना है, 0। तो चलो बॉडी आगे भाग रहा है इसलिए इसको पॉजिटिव मानते हैं, उल्टा वाला क्या हो जाएगा, नेगेटिव। नेट फोर्स के डायरेक्शन इधर बॉडी मूव करता है उसको पॉजिटिव मान लिए, उल्टा वाला क्या होगा, नेगेटिव। तो नेट फोर्स मतलब दो फोर्स मिलके 0 हो गया, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक एक फ्रिक्शन मिलके 0 हो गया, ठीक है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव मान लिए। इसको इधर अरेंज करो, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का फॉर्मूला याद करो क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल फोर्स, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, QE। इस चीज को याद रखना, इस चीज को याद रखना, याद है ना फॉर्मूला कि F क्या होता है, सॉरी
F by Q इज इक्वल टू क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड E, तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो तो, F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा QE, तो फोर्स की जगह पर कितना पुट कर दिए QE, अब ये हो गया म्यू है। अच्छा एक बात बताओ, क्लास 11 में ये चीज एज इट इज यूज कर रहे हैं, अगर बॉडी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करता है तो उस पर एक फोर्स कौन सा लगेगा, यहां देखो तो एक फोर्स उस पर क्या लगता है ऊपर की तरफ नॉर्मल लगता है, और एक फोर्स क्या लगेगा नीचे कौन सा लगेगा mg। अगर बॉडी ऐसे मूव कर रहा है मतलब जरूर ऊपर नहीं जा रहा है, मतलब y की तरफ नेट फोर्स कितना लगता है 0, क्योंकि ना बॉडी ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, तो ये y डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा। y डायरेक्शन में कौन कौन सा फोर्स मिलके 0 हो गया, तो एक n और एक क्या mg, ऊपर वाले को पॉजिटिव मान लो नीचे वाला नेगेटिव हो गया, दोनों मिलके 0, तो n इक्वल टू कितना आ गया देखो तो mg, नॉर्मल का वैल्यू कितना आ गया mg, तो इस नॉर्मल की जगह पर कितना पुट कर दिए हैं mg। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है म्यू के का वैल्यू, तो म्यू को इतना अरेंज करके निकाल लो, q बाय कितना हो जाएगा mg। तो समझ में आ गया, सिंपल सा क्वेश्चन था, बस दिमाग यही लगाना है कि क्वेश्चन के वर्ड को तोड़ते चलो, जितना तोड़ सकते हो क्वेश्चन के वर्ड को, क्वेश्चन उतना आसान हो जाएगा। और जब एक बार क्वेश्चन में व्यू दिखने लगे कि अच्छा ये करना है, तो वहां तक कैसे पहुंचना है दिमाग लगा के पहुंच जाते हैं। समझ में आ गया, नोट करो तो जल्दी। उसी पर क्वेश्चन सब तुमको आएगा कि बेसिकली तुमको पिछले क्वेश्चन तक में हम यहीं पर फोकस करके छोड़े थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो कितना बंद कर दो, लाइट बंद कर दो, पूरा लाइट आएगा, फिर सब चीज आएगी, रोशनी नहीं लगा। हां तो समझो कि पिछले क्वेश्चन तक में हम ये देखे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो अब हम सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड के काम पर फोकस करेंगे। जितना भी न्यूमेरिकल आएगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के काम पर फोकस करेगा, ठीक है, जो तुम अपने प्रीवियस न्यूमेरिकल में जैसे कि देखे हो, ठीक है। तो चलिए एक नेक्स्ट न्यूमेरिकल है और इसमें टाइप्स मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड में टाइप फिक्स है न्यूमेरिकल का, ठीक है, इन्हीं टाइप में से है। अब देखो तो अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि तुम्हारा इस अब स्प्रिंग और इसका टेस्ट क्वेश्चन है, सेम प्रीवियस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या है, सिंपल क्वेश्चन है, पिछले में फ्रिक्शन पर हम देखे थे और ये स्प्रिंग लगा दिया था। देखो पिछले क्वेश्चन में भी हर स्टेप को आगे में तुम असाइन करते चलोगे, स्टेप लेना लिखना, जैसे हम स्टेप लिख रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। अब कहा गया है कि यहां पर कोई स्प्रिंग अनस्ट्रेच्ड है, ठीक है। अब क्या हुआ कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E है और ये स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट मान लो कुछ K है, ठीक है, ये मिस कर गए थे, दिया हुआ क्वेश्चन में सब। अब कहा गया है कि एक बॉडी इस पर की चार्ज Q और मास m, तो बताइए कि उस पर उसको अगर आप इस कंडीशन में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इसको खींच के आगे बढ़ा देगा। तो जब ये इक्विलिब्रियम में जहां पर पहुंचेगा, ये खिंचाएगा ऐसे करके, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसको ले जाएगा आगे, तो स्प्रिंग क्या होगा खिंचाएगा। तो जब ये इक्विलिब्रियम में पहुंच जाएगा तो उस केस में इलोंगेशन मतलब एक्सटेंशन स्ट्रिंग में कितना होगा, फाइंड द एक्सटेंशन इन स्प्रिंग इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड खींच के इसको आगे ले जाएगा और वहां पर ले जाए जहां पर कि फिर से इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, तो बताना है कि कितना स्प्रिंग स्ट्रेच करेगा। अटेम्प्ट ले लिए होंगे क्वेश्चन में, सिंपल क्वेश्चन है कि बताइए कि जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड के आने की वजह से स्प्रिंग में एक्सटेंशन कितना होगा, इक्विलिब्रियम में चला जाएगा। तो देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा क्या करेगा कि इसको वापस से फिर से इक्विलिब्रियम में जाना पड़ेगा, कभी ना कभी। देखो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, समझो इसको भी छोड़ो, सॉल्यूशन को छोड़ो, ये मान इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नहीं होता तो चुपचाप यहाँ पर पड़ा हुआ है, कोई इसको डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, तो ये इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का पहचान क्या होता है, नेट फोर्स कितना 0, इक्विलिब्रियम मतलब कोई फोर्स नहीं लगना चाहिए, अगर नहीं इसको कोई खींचने वाला होगा तो चुपचाप इक्विलिब्रियम। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, चार्ज इस पर पहले से है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज पर क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। जैसे ही फोर्स लगाएगा तो क्या होगा, फटाक से स्प्रिंग ऐसे इलोंगेट बाहर भागना चाहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड खींच लेगा ब्लॉक को, इलेक्ट्रिक फील्ड ब्लॉक को खींचेगा, स्प्रिंग फैलना शुरू होगा। अब देखो अब ऐसा क्या है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के खिंचाने की वजह से बॉडी फिर से इक्विलिब्रियम में आएगा। तो देखो तुम लोग पढ़े होगे, स्प्रिंग जैसे ही अपने नेचुरल पोजीशन से, स्प्रिंग जैसे ही अपने नेचुरल पोजीशन से डिस्टर्ब होता है किसी भी कारण से, तो एक क्या होता है, स्प्रिंग रीस्टोरिंग फोर्स लगाना शुरू करता है। मेरा गेट बंद कर दो, गेट बंद कर दो, ठीक है। स्प्रिंग क्या करेगा, रीस्टोरिंग फोर्स लगाना शुरू करेगा कि इस चेंज को ये अपोज करेगा। पिछले वाले क्वेश्चन में फ्रिक्शन अपोज कर रहा था, इस वाले क्वेश्चन में ये क्या करेगा, स्प्रिंग ये क्या ले जाएगा, स्प्रिंग अपोज करेगा। अब देखो लेकिन अभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा है, दमदार है, ये स्प्रिंग को घिसते 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 आगे करेगा। अब देखो तो ये स्प्रिंग अगर फैलेगा मतलब बॉडी अगर आगे जाएगा तो स्प्रिंग का फोर्स कितना होता है, kx,
अगर इसको नेचुरल पोजीशन से तुम कुछ x डिस्टर्ब करो तो स्प्रिंग कितना होता है, फोर्स कितना लगा देगा पीछे, कि x अपोज करेगा कितना से, x। इलेक्ट्रिक फील्ड को जैसे जैसे आगे खींचेगा स्प्रिंग उतना फैलेगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट इसका उतना बढ़ेगा। डिस्प्लेसमेंट बढ़ते गया kx बढ़ते गया, क्यों इसको और अपने इतना ताकतवर है, क्यों की और खींच रहा है, डिस्प्लेसमेंट अभी और बढ़ रहा है। एक समय डिस्प्लेसमेंट इतना ना बढ़ गया कि kx इतना हो गया कि अब वो क्यू को टक्कर दे दिया, मतलब kx किसके बराबर हो गया, क्यू के बराबर। और मान लो ये कब हुआ, तो कुछ भी x डिस्प्लेस हम किए तो ये बढ़ते 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 क्यू के बराबर हो गया और ये दूसरे को टक्कर दिया। तो जितना फोर्स आगे उतना ही फोर्स पीछे, मतलब बॉडी क्या हो गया, नेट फोर्स 0। ये होता है जी कि जितना फोर्स आगे उतना फोर्स पीछे, तो बॉडी पर नेट फोर्स कितना, 0। और बॉडी पर नेट फोर्स 0 मतलब बॉडी कहां पहुंच गया, इक्विलिब्रियम। और जब ये इस एक्शन के बाद इक्विलिब्रियम में पहुंचा तो अब उस इक्विलिब्रियम पर दो दो फोर्स लगेगा, एक कौन सा, QE इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और एक कौन सा जो इसको आगे इलेक्ट्रिक फील्ड खींच रहा है उसको रोकेगा कौन, स्प्रिंग का फोर्स पीछे लग गया। तो आगे वाला प्लस तो पीछे वाला क्या कर दिया, माइनस। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स QE स्प्रिंग का फोर्स माइनस kx या kx जो बोलो वैल्यू है यहां पर, kx दोनों मिलकर 0, नेट फोर्स 0 होता है। सॉल्व कर रहे हैं यहां से x कितना आ जाएगा, QE बाय। तो जब स्प्रिंग QE बाय k खींचा जाएगा, ये देखो जब स्प्रिंग QE बाय कितना खींचा जाएगा, k खींचा जाएगा, तो उस केस में फिर से बॉडी कहां पहुंच जाएगा, इक्विलिब्रियम, मतलब उस पोजीशन पर जाके फिर से नेट बॉडी पर नेट फोर्स कितना लग जाएगा, 0। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था ये, नोट करो। तो चलो मोशन इन चार्ज पार्टिकल पर नेक्स्ट टाइप का न्यूमेरिकल देखो क्या है ये। अब ये न्यूमेरिकल थोड़ा एडवांस होगा। न्यूमेरिकल एडवांस क्या होगा कि अब उसको हम यूज करते हैं थोड़ा कांसेप्ट को अलग अलग सिचुएशन। देखो इसमें फिक्स टाइप है, जितना भी टाइप हम करवाने वाले हैं सारा क्वेश्चन हमारे इसी टाइप कराने वाला है। जैसे मान लो अगला टाइप में क्या है, हेडिंग दे दो फॉलिंग चार्ज बॉडीज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, फॉलिंग चार्ज बॉडीज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, उसी में मेन हेडिंग के अंदर ये छोटा सा हेडिंग फॉलिंग चार्ज बॉडी इन इलेक्ट्रिक। अब दो क्वेश्चन, मान लो कि एक यहां पर प्लेट हम लिए, इस प्लेट में मान लो कि यहां पर तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज ऐसे करके रखा हुआ है ऐसे, और यहां पर नेगेटिव चार्ज कुछ रखा हुआ है ऐसे करके, और यहां पर हम किसी प्रोटॉन को रख दिए, प्रोटॉन या मान लो कोई पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, और ये डिस्टेंस क्वेश्चन में दिया गया कितना है, d है। ये डिस्टेंस कितना है, d है, और इसको रखा है एकदम जस्ट यहां रखा है, एकदम जस्ट नीचे, यहां सटाया नहीं गया, जस्ट रखा गया है। और इसका ठीक उल्टा सिचुएशन ये ले लेते हैं, एक सिचुएशन ये हो गया तुम्हारा, और एक ठीक उल्टा सिचुएशन ये चार्ज पार्टिकल नेगेटिव प्लेट है यहां पर, और यहां पर अब ये क्या है, नीचे वाला पॉजिटिव है। अब यहां पर किसी नेगेटिव बॉडी को रखें, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को ऐसे, और डिस्टेंस अभी इसका भी दिया डिस्टेंस। ठीक है, तुमको बताना है कि इसको यहां से यहां पर दोनों को ऐसे करके रखे हैं, मतलब शुरू में दोनों का स्पीड कितना है, 0। रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, वर्ड है यहां रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, इसको पकड़ के छोड़े हैं रेस्ट से, तो रिलीज फ्रॉम क्या है, रेस्ट। तो बताना है इसको यहां से यहां गिरने में समय कितना लगेगा, कब, जब इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड, तुम जानते हो कैसे होता है, नेगेटिव से क्या होता है, पॉजिटिव होता है, सॉरी पॉजिटिव से नेगेटिव होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई क्वेश्चन में दे दिया है, और यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, देखो तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव होता है ऐसे करके, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई है। क्वेश्चन ये सपोर्ट दिया गया है, डिस्टेंस डी, इलेक्ट्रिक फील्ड ई, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई, तो बताना है गिरने में समय कितना लगेगा, टाइम ऑफ फॉल न्यूमेरिकल बहुत सारा मिलेगा तुमको। ठीक है, देखो कितना लगेगा, कांसेप्ट लगाओ। सबसे पहले देखो तो जब ये नीचे गिरेगा क्या, तो हाँ बिल्कुल नीचे गिरेगा, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है, तो ये कहां गिर जाएगा, नीचे। और नेगेटिव चार्ज पर फोर्स किधर लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है, मतलब इसका फोर्स किधर लगा है, नीचे, तो ये भी कहां गिरेगा, नीचे, मतलब नीचे गिरना है। अभी ये ग्रेविटी मत मान के चला कि जी भी सर यहां लग गया, नहीं, वो हम सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का केस देख रहे हैं, किसी स्पेस वैक्यूम में रखा हुआ है। ठीक, तो ये गिरेगा नीचे कंफर्म। ऐसे भी सोच सकते हो, या ऐसे भी देख सकते हो कि अच्छा ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, नीचे वाला जो खींच लेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा पॉजिटिव, नेगेटिव रिपेल करेगा, तो कहां गिर जाएगा, नीचे। तो मतलब फॉल करना तय है। अब फॉल करने में समय कितना लगेगा, तो समय निकालने के लिए ध्यान से याद करो, ये मोशन में है, गिर रहा है, और मोशन में समय निकालना है, तो मोशन में समय के लिए क्या इक्वेशन ऑफ मोशन को पकड़े, v = u + at या s = ut + ½ at² या v² = u² + 2s। और वो कब हम लगा सकते हैं, तो कंपल्सन कब है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा, मतलब एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा। तो देखो तो क्वेश्चन में दे दिया इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म है, और जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो हम बोल दिए बेझिझक, तो हम वो तीनों इक्वेशन यूज करो।
ठीक है। अब देखो तो जब ये नीचे गिरेगा तो इसका एक्सीलरेशन कितना होगा, तो जब ये नीचे गिरेगा तो फोर्स कितना लग गया इसमें, देखो तो मास इनटू कितना एक्सीलरेशन। ये ऐसे देखो फोर्स कितना लग गया, ये अगर चार्ज क्यू है मान लो, ये चार्ज प्लस क्यू और ये चार्ज कितना है माइनस क्यू, ठीक है। तो फोर्स कितना लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना फोर्स कराता है तो क्यू, और फोर्स का मतलब क्या होता है मास इनटू एक्सीलरेशन इक्वल कितना हो गया क्यू ई, तो एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा क्यू बाई कितना हो जाएगा, चार्ज कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट, मास कांस्टेंट, मतलब एक्सीलरेशन भी क्या कांस्टेंट। ये दोनों में हम यूज करेंगे, से पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, एक्सीलरेशन क्या है कांस्टेंट। अब देखो तो टाइम ऑफ फॉल निकालना है कि कितना देर लगेगा, एक कंफर्मेशन मिल गया, दो चीज मिल गया तुमको यहां से, पहला चीज कि एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा और कितना होगा। अब इसको यूज करते हैं, देखो तो डिस्टेंस दे दिया है, इनिशियल स्पीड दे दिया है, टाइम दे दिया है, तो वो कौन सा इक्वेशन है जो इन तीनों में रिलेशन बनाता है, तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर। याद आया, ठीक है। अब चलो नीचे वाले डायरेक्शन में हम हर चीज को पॉजिटिव मानेंगे, ऊपर वाले में क्या मानेंगे नेगेटिव, ठीक है। अब देखो तो डिस्टेंस कितना गिरेगा ये d, इनिशियल स्पीड कितना है इस केस में 0, टाइम कुछ भी हो छोड़ दो, हाफ, एक्सीलरेशन निकाल लिए हो q बाई कितना निकाले हो m, ये एक्सीलरेशन निकालिए तो q बाई m, और ये क्या हो गया t स्क्वायर, टाइम निकालना है तो ये 0 खत्म ही हो गया, अरेंज कर लो तो t स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसको 2m ऊपर गया तो 2dm बाई qe, ठीक है। तो यहां से t कितना निकल जाएगा, देखो तो t निकल गया तुम्हारा, कितना निकल गया t निकल गया तुम्हारा रूट अंडर 2 dm बाई कितना, बस ना गया। और इस सेम यही चीज यहां कर सकते हो, टाइम यहां निकाल सकते हो, फिर से वही बात, u दिया हुआ है 0, एक्सीलरेशन पता ही है q बाई m, चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव, गिरने का अंश कितना निकाले q बाई m, तो फिर से यहां देखो वो कौन सा रिलेशन है जो डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल स्पीड और टाइम रिलेशन बनाता है, तो s इक्वल टू क्या हो गया ut प्लस हाफ टी स्क्वायर, सारा चीज सॉल्व कर लोगे, s इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट कितना गिरना है इसको d, नीचे तो पॉजिटिव, u तो 0 हो गया क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, t नहीं पता है छोड़ दो, हाफ, एक्सीलरेशन कितना है q बाई कितना है m है, और टाइम कितना है देखो तो t स्क्वायर है। तो देखो तो फिर से अरेंज करो तो कितना निकलेगा t स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो 2m बाई कितना qe, तो t कितना निकल गया t, तो t निकल गया तुम्हारा कितना रूट अंडर 2m बाई कितना q। बात समझ, कोई दिक्कत नहीं, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बोलेंगे तो खेल पलट जाएगा, पहले ये समझ लो, ये पूरा खेल समझ में आ गया। अब मान लो कि हम इसको बोल रहे हैं ये है प्रोटॉन, ठीक है, सेकंड के साथ लेके चल रहे हैं, ये है प्रोटॉन, तो मास ऑफ प्रोटॉन क्या हो गया mp, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गया me, चार्ज दोनों पर सेम होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पर चार्ज क्या होता है सेम होता है। अभी मत कहना सर इलेक्ट्रॉन पर चार्ज -1.6 कितना होता है, प्रोटॉन पर चार्ज प्लस होता है, तो प्रोटॉन पर ज्यादा चार्ज है, नहीं, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, बस नेचर उल्टा है। बच्चा किसी में पकड़ा जाएगा कि कर क्या है, कर क्या नहीं है, एक बार बैक करके समझ जाना क्या किए हैं, बस हम टाइम निकालें, गिरने में कितना समय लगेगा q बाई, खेल देखो अब क्या खेला जाएगा। प्रोटॉन बोल दिए हैं, इलेक्ट्रॉन बोल दिए, फिर से बोले गिरने में कितना समय लगाएगा, तो हर चीज सेम होगा, सिर्फ अंतर क्या पड़ेगा, तो यहां पर क्या आ जाएगा, देखना यहां पर आ जाएगा मास ऑफ प्रोटॉन, और यहां पर क्या आ जाएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, बस बाकी सब चीज सेम, ये q मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये मास ऑफ प्रोटॉन है, बाकी हर चीज सेम। अब कंपेयर करो तो हम तुमसे पूछे एक इलेक्ट्रॉन को गिरने में ज्यादा समय लगेगा इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, एक प्रोटॉन को गिरने में ज्यादा समय लगेगा, दिमाग लगाओ, इसको नोट कर लिए होगे सवाल में, इसलिए मिटा रहे हैं। केस 2 में ये केस 1 जो पॉजिटिव नेगेटिव था उसको नोट कर लिए होगे, अब ये हेडिंग दे दो छोटा सा, फॉर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, फॉर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, और सो करके इसको नोट करो, ठीक है। 3 रिजल्ट में नाम का बस इसी को रखेंगे, बाकी सब को मिटाएंगे। पहला रिजल्ट ये, चलो तीनों को लिख ही देते हैं। पहला रिजल्ट a इज इक्वल टू qe बाई क्या निकल गया है m। दूसरा रिजल्ट निकल गया है टाइम प्रोटॉन का लगा कितना, तो रूट अंडर 2d mp बाई qe, ठीक है, इसको हटाओ, और इसके लिए टाइम लगा इलेक्ट्रॉन के लिए, उसको भी लिख देते हैं। इलेक्ट्रॉन के टाइम कितना लगा, देखो
टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन लगा √2d_me कितना। अब देखो तुमसे पूछे हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में किसको ज्यादा समय लगेगा, देखो कंपेयर करो, पहले इसको हम लिखवाएंगे भी, 2 तो 2 दोनों में है, डिस्टेंस दोनों में सेम है, चार्ज दोनों पर सेम होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों में यूनिफॉर्म। अब याद करो तो मास ऑफ प्रोटॉन क्या ज्यादा होता है, मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है 1.6 into 10 to the power माइनस इसका मास होता है 10 to the power -27 के ऑर्डर का, और इसका मास कितना होता है 10 to the power -31 kg के ऑर्डर का। याद है 1.6 into 10 to the power -27 kg, 1.6 into सॉरी 9.1 into 10 to the power -31 kg। तो इसका मास कम है, इसका मास कम है, तो मास अगर कम है तो ये तो दोनों में कांस्टेंट है 2d/qe 2d/qe। अगर इसका मास कम हो गया तो देखो तो मास कम तो समय भी कम हो जाएगा, और अगर इसका मास ज्यादा तो समय भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इसीलिए लिख लो कि इसी सिचुएशन में कि प्रोटॉन विल टेक मोर टाइम टू फॉल देन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन विल टेक मोर टाइम टू फॉल देन इलेक्ट्रॉन सिंस its mass is larger, क्योंकि उसका मास क्या है, बड़ा है। ठीक है, अच्छा एक और बात बता दो, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में जल्दी एक्सीलरेट कौन करेगा, जल्दी तेजी में कौन गिरेगा। तो भाई दो तरीका सोचने का, एक तो सर इलेक्ट्रॉन का इस केस में मास कम है इसीलिए तुरंत गिर जाएगा तो जल्दी एक्सीलरेट करेगा, प्रोटॉन लेट से गिरेगा तो धीरे एक्सीलरेट करेगा, एक तरीका ये। दूसरा तरीका क्या होगा, तो देखो तो जिसका मास ज्यादा उसका एक्सीलरेशन कम, और जिसका मास कम उसका एक्सीलरेशन क्या, ज्यादा। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है इसलिए एक्सीलरेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, लिख लो इस बात को, प्रोटॉन विल बी एक्सीलरेटेड लेस देन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन विल बी एक्सीलरेटेड लेस देन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऐसे भी तो लोग लिख सकते हो कि आप देखो यहाँ पर जिस बच्चा को लिखना है तो उसका सारा का सम क्या हो जाएगा, तो सारे को समराइज ऐसे कर सकते हो कि जिसका मास जितना क्या ज्यादा एक्सीलरेशन उतना कम, और एक्सीलरेशन जितना कम समय उतना ज्यादा, वो उस तीनों का समरी में लिखवा दिया। ठीक है, तो नोट कर लिए होंगे इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। तो चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एकदम सिंपल सब्स्टिट्यूशन क्वेश्चन है। फिर अब एक क्वेश्चन भारी दिए हैं, थोड़ा सोचने वाला है, थोड़ा तुम लोग दिमाग पर कम प्रेशर देते हैं कि टेंशन नहीं हो, टेंशन होगा तुम लोग को तो फिर एकदम भगा जाओगे, वीडियो पॉज करके चल दोगे। ठीक है, सोचोगे बाद में देखेंगे वीडियो वैसे ही रह जाएगा। तो वीडियो को एक बार में कंप्लीट करने का कोशिश करो, सो क्लास की तरह लो, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, इससे बढ़िया क्लास रहेगा। हाँ, कहा जा रहा है कि बॉडी है जिसका कि मास कितना है 1 kg और चार्ज कितना है 1 कूलम है, उसको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में सब्जेक्ट किए, इसकी वैल्यू कितना है 5 न्यूटन पर कूलम है। तो बताना है कि 4 सेकंड के बाद बॉडी का फाइनल स्पीड क्या होगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, सब कुछ दे दिया है, अटेम्प्ट लेके बनाओ खुद बन जाएगा कि 4 सेकंड के बाद बॉडी का स्पीड कितना होगा, कब, जब 1 kg का बॉडी पर 1 कूलम चार्ज है, उसको इतना इलेक्ट्रिक फील्ड में फेंकिए। ठीक है, तो देखो तो फाइनल स्पीड निकालना है। ठीक है, अच्छा, और ये बॉडी स्टार्ट किया रेस्ट से, छूट गया क्या, will be if it has started from rest, START, started from rest। ठीक है, कि बॉडी रेस्ट से स्टार्ट किया है। क्वेश्चन में कुछ है, U दे दिया है तुमको 0, तुमसे V पूछ रहा है, तुमको टाइम दे दिया है 4 सेकेंड, क्या पता चल जाएगा तो V निकाल लोगे। तो अगर किसी भी तरह एक्सीलरेशन पता चल जाए तो याद करो तो V = U + AT यूज कर देंगे। अगर किसी भी तरह एक्सीलरेशन पता चल जाए तो V = U + AT यूज कर देंगे, और बशर्ते एक्सीलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए। तो देखो तो एक्सीलरेशन निकालने में कुछ भी सोचना है, ये होता है तरीका, ये सब दिया हुआ है, ये एग्जाम में नहीं लिखना है, तो दिमाग लगाना है कि अच्छा ये सब चीज दिया हुआ है, हम ये निकाल लेते हैं। तो ये चीज को दिया हुआ है, लिख लो इसको, एग्जाम में ये दिया हुआ डाटा। अब तुमको दिमाग में आया अच्छा एक्सीलरेशन कहीं से निकाले तो काम बन जाएगा। देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, चार्ज भी है, तो फोर्स लगेगा कितना, QE। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन, QE। एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, देखो तो QE बाई कितना होगा,
कितना निकल जाएगा एक्सीलरेशन? चार्ज कितना दिया हुआ है 1 कूलम, इलेक्ट्रिक कितना दिया हुआ है 5 और मास कितना दिया 1 kg, तो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या निकल गया? एक्सीलरेशन निकल गया। काम खत्म, एक्सीलरेशन भी निकल गया, u दिया हुआ है, t दिया हुआ है, तो v इक्वल टू क्या यूज कर दो? u प्लस 80। v इक्वल टू 0 प्लस एक्सीलरेशन 5 और टाइम कितना 4 का स्क्वायर, टाइम 4 दिया हुआ है, तो v कितना हो जाएगा? जो भी सॉल्व करके निकाल लेना, इतना मीटर पर सेकंड हो गया आंसर। एकदम सिंपल क्वेश्चन का दिमाग बाबू, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर दिमाग हमेशा रखना। जितना भी मोशन चार्ज के चलने का बाद जहां भी करेगा वहां पर तुमको F इक्वल टू QE काम देगा, और जो चीज दिया हुआ है उसको लिख लो और दिमाग में लगाओ ऐसा क्या पता चल जाए कि अब काम बन जाएगा मेरा। तो ये था, ठीक है, तो नोट कर दो इसको जल्दी हो गया। चलो देखो, अब आता है जो सबसे स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल बनता है वो होता है प्रोजेक्टाइल मोशन पे। याद करो क्लास 11 में बहुत बच्चा प्रोजेक्टाइल मोशन में कंफ्यूज था, नहीं बना होगा न्यूमेरिकल, उतना डिटेल में तो नहीं जा सकते हैं यहाँ पर, लेकिन इतना जरूर कर देंगे कि क्लास 12 का न्यूमेरिकल ना छूट पाए, इस पर समझना। छोड़ो अभी हम क्या पढ़ने वाले, पहले समझो कोई बॉडी प्रोजेक्टाइल मोशन में या कोई बॉडी इस तरह से या किसी भी तरह से पढ़े ना ऐसे करके, ऐसे कोई बॉडी कब जाएगा, इसको समझो। इस तरह जाने के लिए एक बहुत बड़ा कंडीशन होना चाहिए बॉडी के पास। अगर वो कंडीशन हो गया और अगर तुम इस चीज को समझ गए तो फिर प्रोजेक्टाइल में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पानी है, पानी तो हाँ समझो, इसको कट कर देना, चाहे दौरान काट देंगे। हाँ समझो, तो प्रोजेक्टाइल मोशन में कैसे जाएगा? अगर प्रोजेक्टाइल मोशन में मतलब ऐसे बॉडी को जाना है तो कंडीशन क्या होना चाहिए समझो। बॉडी के पास कम से कम 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी होना चाहिए। मतलब एक बॉडी के पास वेलोसिटी ऐसे होना चाहिए और दूसरा वेलोसिटी ऐसे होना चाहिए। मतलब एक वेलोसिटी एक्स की तरफ, हर पॉइंट को समझना, तीन ही कंडीशन में समझा देंगे पूरा, और एक वेलोसिटी किसकी तरफ होना चाहिए? पहला कंडीशन समझ में आ गया कि प्रोजेक्टाइल मोशन में जाने के लिए मतलब कि ऐसे करके जाने के लिए बॉडी के पास कम से कम 2 वेलोसिटी होना चाहिए। तुमको सर भूख नहीं हो गया, मान लीजिए ऐसे एक को हुआ तब, मान लीजिए ऐसे एक को वेलोसिटी हुआ तब, तो बाबू मेरे क्या ये वेलोसिटी 2 पार्ट में नहीं टूट जाएगा? एक इसका x कंपोनेंट आ जाएगा ऐसे करके और एक असर किधर होगा? y की तरफ ऐसे, क्योंकि बॉडी को तुम अगर ऐसे फेंकते हो तो इसका वेलोसिटी किधर होता है? इधर भी होता है ऐसे, इधर भी बॉडी जा रहा है और ऊपर भी जाएगा, इधर भी, तो कंपोनेंट में तोड़ देना। अगर डायरेक्ट ऐसा मिल जाएगा तो कोई बात ही नहीं है, नहीं मिला कंपोनेंट में तोड़ देना। मतलब बॉडी के पास कम से कम कितना वेलोसिटी होना चाहिए? 2 परपेंडिकुलर वेलोसिटी, जिसमें से कि एक 0 हो भी जाए तो कोई मतलब नहीं, लेकिन 2 डायरेक्शन होना चाहिए। 2 डायरेक्शन क्यों बना रहे हैं समझ में आ जाएगा। इसमें से कोई भी एक 0 हो जाए तो काम चल जाएगा, लेकिन 2 डायरेक्शन में वेलोसिटी तुम ड्रॉ करोगे। दूसरा कंडीशन प्रोजेक्टाइल में जाने के लिए, इन दोनों कंपोनेंट की वेलोसिटी के तरफ किसी भी एक डायरेक्शन में, मतलब वेलोसिटी के 2 डायरेक्शन में किसी भी एक डायरेक्शन में एक्सीलरेशन नहीं होना चाहिए और किसी भी दूसरी डायरेक्शन में एक्सीलरेशन वेलोसिटी के उल्टा होना चाहिए। बात समझ है? इन दोनों में से एग्जांपल देखो और क्लियर होगा। इन दोनों में से किसी भी एक डायरेक्शन में वेलोसिटी नहीं होना चाहिए, y की तरफ भी हो सकता है एग्जांपल नेक्स्ट, और किसी भी दूसरी डायरेक्शन के वेलोसिटी के उल्टा होना चाहिए एक्सीलरेशन। जैसे वेलोसिटी ऊपर है तो एक्सीलरेशन नीचे। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई किया तो बॉडी सरसरा के भागेगा इस पर प्रोजेक्टाइल। अब देखो धरती के सामने तुम किसी बॉडी को तिरछा फेंकते हो तो ऐसे क्यों जाएगा? आंसर मिल गया। देखो ऐसे फेंके तो एक वेलोसिटी स्पीड जो है, एक स्पीड कहां मिल गया? y की तरफ कंपोनेंट तोड़ के, और एक कंपोनेंट तोड़ के हम कहां निकालिए? x की तरफ। अगर धरती से एंगल थीटा बना रहा है तो निकल जाएगा ना कि x की तरफ u cos थीटा और y की तरफ कितना आ जाएगा? u sin थीटा। तो पहला कंडीशन मिल गया कि 2 परपेंडिकुलर वेलोसिटी मिल गया, एक 0 हो भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा कंडीशन ऐसे जाने के लिए क्या है कि किसी भी एक डायरेक्शन में एक्सीलरेशन 0, देखो तो है कि नहीं धरती के सामने? धरती के सामने क्या इस डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन होता है? क्या धरती के सामने ऐसे कोई एक्सीलरेशन है? इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल कोई एक्सीलरेशन नहीं होता है। तो एक कंडीशन और मिल गया कि धरती के सामने बॉडी जा रहा है तो इधर कोई एक्सीलरेशन नहीं हो, एक एक्सीलरेशन 0, और धरती के सामने दूसरा एक्सीलरेशन कौन सा है? ये वाला,
नीचे की तरफ। और नीचे वाला एक्सीलरेशन जो है देखो तो एक्सीलरेशन नीचे है यहाँ पर g जो लगता है, और बॉडी का स्पीड कहाँ है, ऊपर। मतलब एक स्पीड के एक्सीलरेशन जस्ट उल्टा है, स्पीड ऊपर एक्सीलरेशन उल्टा, दोनों कंडीशन हमको मिल गया। मतलब बॉडी कैसे भाग गया, इस पाथ पर भाग गया। ये समझना बहुत जरूरी है, इसीलिए इसको तोड़ के समझाएं। अब देखो चार्ज केस में इसको यूज करते हैं। जिसको ये चीज नहीं पता है तो लिख लो कंडीशन पर प्रोजेक्टाइल मोशन करके इस दोनों को लिख लो। जो 11th हमसे पढ़ा होगा अच्छे से तो पता होगा, काफी सारे मैटर में किए थे। हां, और अगर मान लो जैसे पिछले ही वाले में था क्वेश्चन करने से पहले एक चीज हमको याद आ गया है कि एक और चीज हल्का सा बता देते हैं। कभी-कभी क्या होता है ना कि एक्सीलरेशन तुम्हारा दो डायरेक्शन में नहीं मिलेगा। जैसे मान लो वेलोसिटी कभी-कभी क्या बोले x और y की तरफ मिलेगा, एक वेलोसिटी x की तरफ और एक कहां मिलेगा, y की तरफ। और एक्सीलरेशन एक x की तरफ कितना होना चाहिए, किसी भी एक तरफ, हम x एग्जांपल ले रहे हैं, एक तरफ 0 और दूसरी तरफ इसके उल्टा। लेकिन अगर कभी-कभी सिचुएशन में क्या होता है, नीरज वाला गेट सेटअप होगा, ठीक है। अगर कभी-कभी क्या होता है कि तुमको वेलोसिटी अगर सिर्फ एक ही तरफ मिला तब क्या होगा, दूसरी तरफ वेलोसिटी का बात ही नहीं कर रहा है, एग्जॉस्ट का फैन नहीं ऑफ कर देना, फर्स्ट स्विच है, ठीक है। अगर यहां पर वेलोसिटी तुम्हारा एक ही तरफ मिला, दूसरी तरफ वेलोसिटी है ही नहीं, तब क्या होगा, तब तो और आसान है। तब तो जिस तरफ वेलोसिटी है उस तरफ कोई एक्सीलरेशन नहीं होना चाहिए, समझ लो इस बात को। जिस तरफ वेलोसिटी है उस तरफ कोई एक्सीलरेशन नहीं होना चाहिए। और इस दिए गए वेलोसिटी के अगर कोई भी एक्सीलरेशन परपेंडिकुलर हो गया तब भी बॉडी कौन सा पाथ लेगा, दो वाला केस देख लेना कि जब दो वेलोसिटी होगा तो एक की तरफ नहीं होना चाहिए और एक की उल्टा होना चाहिए। लेकिन अगर वेलोसिटी एक ही तरफ है तब क्या, तो भाई जिस तरफ वेलोसिटी है उस तरफ कोई एक्सीलरेशन नहीं हो और एक एक्सीलरेशन कम से कम इस वेलोसिटी क्या हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए, तब भी बॉडी कौन सा पाथ लेगा, प्रोजेक्टाइल पाथ लेगा। ठीक है, इस बात को समझ गए हो, नोट भी कर लिए हो। अब क्वेश्चन देखो दो, सिंपल सा क्या है लिए होंगे, देखिए अब यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन है, तो ये इधर जाएगा नीचे और प्रोजेक्टाइल जाएगा, सबको समझ में आएगा। आप देखो एक्सीलरेशन कितना होगा, m इक्वल टू q e, तो इक्वल टू क्या होगा, q बाई m, और एक्सीलरेशन किसकी तरफ होगा, y की तरफ। अब कह रहा है कि दिखाना है कि इसका वर्टिकल जो होगा डिफ्लेक्शन, ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, कैसे करें, तो y में डिस्प्लेसमेंट निकालना है, गाड़ी फंसा हुआ है। एक बात बताओ तो y में डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, सॉरी एक्सीलरेशन दिया हुआ है, y में एक्सीलरेशन दिया हुआ है, दिमाग लगाओ, निकालना क्या है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। y की तरफ इनिशियल स्पीड भी तुमको पता है, कितना है y की तरफ इनिशियल स्पीड, 0, क्योंकि बॉडी तो शुरू में ऐसे मूव कर रहा है, y की तरफ मूव ही नहीं कर रहा है, तो y की तरफ शुरू में नहीं मूव कर रहा है, तो स्पीड कितना है, 0। तुमको s पता है, तुमको a पता है, तुमको ये सॉरी s निकालना है, तुमको a पता है, तुमको u पता है, तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर अगर लगाया जाए तो क्या दिक्कत है, बशर्ते कि टाइम कैसे निकाल लो। अगर टाइम तुम निकाल लोगे तो तुमको एक्सीलरेशन पता है, तुमको स्पीड पता है, s तुमको निकालना है, वर्टिकल डिफ्लेक्शन, टाइम पता चल जाए तो काम बन जाएगा। तो अब सारा दिमाग मेरा होगा कि टाइम निकालिए। और दूसरा बात कि s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर यूज करेंगे कि नहीं, तो बिल्कुल यूज करेंगे, क्योंकि चार्ज कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड क्वेश्चन में कांस्टेंट दिया हुआ है, मास कांस्टेंट होता है, तो एक्सीलरेशन कांस्टेंट, इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगा। अब दिमाग लगाओ कि हम कैसे निकालें। अब देखते हैं, देखो तो अगर ये बॉडी ऐसे करके गया है, ध्यान से देखना पाथ को, रास्ता को ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ये बॉडी अभी यहां पर ऐसे रखे था, ध्यान से देखना, ऐसे रखे हुए जो हम बोल रहे हैं वो इमेजिन करो, ये इस चार्ज को ऐसे जाते हुए देखो, तो क्या ये एक्स और वाई में डिस्प्लेसमेंट ऐसे होगा, ये देखो ना, जब ये बॉडी ऐसे करके जाएगा, जब ये बॉडी ऐसे गिरेगा तो जितना, जब यहां से चल के यहां पर आ जाएगा तो x में बॉडी यहां से चल के यहां पर आ जाएगा और y में यहां से चल के यहां पर आ जाएगा। बात समझ में क्या बोल रहे हैं, ये कुछ ऐसा है, देखो ये बीच से निकल रहा है बॉडी, मान लो बीच से मान लो बॉडी निकलता है, तो बीच से निकलेगा तो क्या होगा कि x में भी आगे बढ़ेगा और y में भी बढ़ जाएगा, ये कुछ ऐसा, ये कुछ ऐसा, x में भी आगे जा रहा है और y में भी बढ़ जा रहा है। बात समझ रहा है कि जब ये यहां से चल के यहां पर जाएगा, इमेजिन करो, देखो ये ऐसे करके जा रहा है, 2D मोशन है, मतलब जब यहां से चल के यहां पर आएगा तो x में कितना आगे आ गया इतना, और y में कितना नीचे चला गया इतना। तो बताओ तो, अब सुना बात, जितना देर में ये x में इतना दूर चलेगा उतना ही देर में y कितना दूर गिरेगा, क्योंकि जितना देर बॉडी यहां से यहां पर चल के, सुनना, जितना देर बॉडी ऐसे चल के यहां से यहां आया है तो उतना ही देर में बॉडी x में इतना बढ़ा है और y में इतना आया है।
तो जितना देर वो x में इतना दूर आने में लगेगा उतना ही देर y में इतना दूर आने में लगेगा, क्योंकि x में वो इतना और y में वो इतना तब चला जब वो इतना देर चला, और इतना देर में बॉडी उल्टा बोलो कि x में इतना चला और y में इतना चला। तो x का डिस्प्लेसमेंट तुमको पता है L, x की तरफ कोई एक्सीलरेशन नहीं है तुमको पता है, तो समय निकल जाएगा। देखो तो कैसे, फॉर x एक्सीलरेशन कितना है 0, और जब ऐसे चल गया यहां पर तो x की तरफ डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, देखो जब ये पूरा चला तो x में कितना दूर चला, डिस्प्लेसमेंट हो गया कितना L। निकालना क्या है, समय निकालना है। तो क्या होता है s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है, डिस्प्लेसमेंट है L, नीचे वाले को चलो पॉजिटिव मानते हैं, डिस्प्लेसमेंट है L, x की तरफ स्पीड शुरू में कितना है ux, टाइम t निकालना है, छोड़ दो और ये टर्म 0 हो जाएगा, ये टर्म हम चलना है, ये टर्म कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि x की तरफ तो कोई एक्सीलरेशन ही नहीं है, x की तरफ तो कोई एक्सीलरेशन ही नहीं है, देख लो ना यहाँ x की तरफ 0 एक्सीलरेशन 0, तो समय t कितना निकल गया, तो t कितना निकल गया, देखो तो L बाई कितना ux, इसको इक्वेशन मान लो 1, ठीक है, समय निकल गया मेरा, देखो जो समय आप खोज रहे थे वो समय निकल गया। बड़ा मजेदार चीज है, मजा आ जाएगा। अब पुट करेंगे काम बन जाएगा, इसको नोट कर लो, मिटाएंगे जगह नहीं है, पहली बार नहीं कर, नोट कर लो। अब देखो फॉर x काम बन गया, अब क्या करना है, अब क्या करना है, हमको निकालना है वर्टिकल डिफ्लेक्शन y में कितना चला, तो y में कितना चला, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, तो s इक्वल टू क्या होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर फॉर y, लिख दो यहां ये सब y, हर एक स्टेप जो मम्मी लिख रहा है ना सब के लिए आधा मार्क्स स्ट्राइक है, सही स्टेप के लिए, अब कुछ लिख के आधा मार्क्स नहीं एक्सपेक्ट करना। चलो अब x ये निकालना है, s छोड़ दो, u y की तरफ स्पीड कितना है 0, टाइम से मल्टीप्लाई कर खत्म हो गया, प्लस हाफ एक्सीलरेशन y की तरफ कितना है, तो q बाय कितना है m, और नीचे की तरफ है और नीचे वाली डायरेक्शन को पहले क्या मानेंगे पॉजिटिव q बाय, प्लस t कितना निकला था जी, t अब जस्ट निकाले थे, t निकला है vx, तो l बाय कितना निकला था, l बाय ux निकला था, l बाय ux, ठीक है, तो t स्क्वायर कितना हो जाएगा l बाय ux का, तो देखो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, s इज इक्वल टू q is l स्क्वायर बाय 2m ux का होल स्क्वायर निकल गया, मिल गया। देखो तो यहाँ ux v दिया हुआ है, चलो कोई बात नहीं, v इसको u मान लिए, ये u है, ठीक है, u है, कोई दिक्कत नहीं है, v दिया हुआ है हम गलती से v मान लिए थे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये ux दिया हुआ है, ux है, बात में आ गया, कहीं कोई दिक्कत, तो ये हो गया कितना, देखो q बाय l स्क्वायर इतना, तो y में डिफ्लेक्शन कितना निकल गया, इतना निकल गया, कोई दिक्कत। तो सिंपल सा क्वेश्चन था प्रोजेक्टाइल का, समझ में आ गया होगा। प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चन में जब भी तुमको दे तो एक बार x की तरफ सोचो, जो तुम लोग क्लास 11 में किए थे, और फिर किसके लिए सोचो, y के लिए सोचो, कहीं कोई दिक्कत। चलो तो नोट करो तो इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन 4, हां क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है कि पार्टिकल है जिसका कि चार्ज 1 कूलम है और मास 1 किलो है, ठीक है, ये क्वेश्चन 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है बोर्ड में, ठीक है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है कि इसी साल पूछा था कि उसका वेलोसिटी कितना है 4i मीटर पर सेकंड, आईडिया आ गया होगा, छोड़ दो उसको जैसे रहने दो ना, रहने दो, मेरे बैटरी नहीं है, फिर क्वेश्चन ढका दो, हां क्वेश्चन ढका दे, रुको रुको उसको अति कर लो आगे। चलो तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक पार्टिकल 1 कूलम और 1 केजी का है, ठीक है, और ये 4i मीटर पर सेकंड उसका स्पीड है, तो 4i मीटर पर सेकंड देख के आईडिया आ गया होगा कि पार्टिकल शुरू में किसके तरफ मूव कर रहा है, i डायरेक्शन मतलब x की तरफ। अब कह रहा है कि वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटर किया, तो फाइंड इट्स वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकंड। अच्छा एक बात बताओ, तो क्या ये पार्टिकल प्रोजेक्टाइल में चलेगा, क्योंकि बच्चा जैसे ही देखता है स्पीड 1 है और इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसका दिमाग लगता है प्रोजेक्टाइल पर। तो देखो क्या ये पार्टिकल प्रोजेक्टाइल में चलेगा, तो अटेम्प्ट करो तो खुद से पॉज करके, नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि बॉडी का वेलोसिटी तो चलो ठीक है एक तरफ है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड दो तरफ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ कौन होगा, फोर्स, और गाना मत गाइए, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ कौन होगा, फोर्स, और फोर्स की तरफ कौन होगा, एक्सीलरेशन, मतलब इस बॉडी का एक्सीलरेशन देखो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड चूंकि I और J दोनों में है, तो एक्सीलरेशन भी I और J दोनों में होगा, मतलब इधर एक्सीलरेशन होगा और इधर भी एक्सीलरेशन होगा।
प्रोजेक्टाइल के नियम क्या कहता है कि एक डायरेक्शन में जिस तरफ वेलोसिटी और तरफ कोई एक्सीलरेशन नहीं होना चाहिए, इस तरफ एक्सीलरेशन है, मतलब ये प्रोजेक्टाइल में नहीं चलेगा। कंसेप्ट सीखना इंपॉर्टेंट है बाबू, कंसेप्ट, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल में नहीं चले। अब देखो तो ये क्या करेगा, तो बाबू मेरे एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ये सब पिक करो, प्रोजेक्टाइल में चलेगा कि नहीं, तो प्रोजेक्टाइल में नहीं चला। तो प्रोजेक्टाइल नहीं चला तो अब क्या होगा, तो सिंपल करा है, बताइए उसका वेलोसिटी क्या होगा। अच्छा एक बात बता दो, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इतना है तो फोर्स कितना हो जाएगा, क्यूई। फोर्स कितना हो जाएगा, क्यूई। फोर्स का मतलब क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन, ये कितना हो जाएगा, क्यूई। तो एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, क्यूई बाई कितना हो जाएगा, एम। सब दे दिया। चार्ज कितना है, 1 कूलम। कहा गया जी, चार्ज कितना है, 1 कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 8 I कैप प्लस 6 J कैप, और मास कितना है, ये भी 1 है। तो सिंपल एक्सीलरेशन कितना निकल गया, देखो तो 8 I कैप प्लस 6 J कैप। इसको नोट कर लो, मतलब एक्सीलरेशन तुमको पता चल गया, नोट कर लो। अब देखो सवाल में एकदम सिंपल सवाल है, कुछ नहीं है। एक्सीलरेशन दे दिया 8 I कैप प्लस 6 J कैप। हम वेक्टर फॉर्म में इसलिए इस बार लेके चल रहे हैं क्योंकि इस बार पिछले क्वेश्चन की तरह 20, 10, 30, 4, 5 ऐसे नहीं दिया हुआ, वैल्यू वेक्टर में दिया हुआ है। और अगर कोई चीज वेक्टर में होता है तो हर चीज वेक्टर में लिखो। सवाल पिछले क्वेश्चन में क्या था कि इतना के स्पीड से यूएच से मूव कर रहा है, क्या आई और जे था, स्केलर टर्म था, स्पीड था। तो अगर स्केलर में था तो सब चीज स्केलर एक्स के लिए पहले सॉल्व किए, वाई के लिए। यहां वेक्टर में एक बार में दिया एक्स और वाई दोनों। अब देखो तो स्पीड, इनिशियल स्पीड किसकी तरफ है, सिर्फ और सिर्फ एक्स की तरफ है। समय दे दिया कि 5 सेकेंड है तुम्हारा, समय 5 सेकेंड है। क्या पूछ रहा है, फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा है, कितना होगा, कुछ करना है। एक्सीलरेशन पता है कि कांस्टेंट है, समय पता है, v पता है, v निकालना है, u दिया हुआ है, तो v इज इक्वल टू क्या यूज कर लेंगे, u प्लस। तुमको कैसा वेक्टर वेक्टर क्या लिख रहे हैं, एक्स क्या लिख रहे हैं, तो बाबू मैंने हम एक्स नहीं लिख रहे हैं, सवाल में ही वेक्टर में दिया हुआ है, तो वेक्टर यूज कर। अगर मैग्नीट्यूड होता सिर्फ दिया हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड 2 है, स्पीड है 3 मीटर पर सेकंड, किधर है नहीं पता, डायरेक्शन नहीं देता, तो क्या करते, v इक्वल टू सिंपल u प्लस 80। एक बार x के लिए सॉल्व करते और फिर एक बार इसके लिए सॉल्व करते, y के लिए सॉल्व करते। और राज का मतलब बोल देना जाने के लिए, कौन राज मतलब बोल देना, ठीक है। एक बार x के लिए सॉल्व करते और फिर किसके लिए सॉल्व करते, y के लिए, ठीक है। अब देखो, लेकिन यहां तो सीधे वेक्टर में दे दिया, डायरेक्ट करते हैं सॉल्व। v निकालना है, छोड़ दो। u कितना होगा, u देखो तो u कितना होगा, कहा जी u कितना दिया हुआ है, 4i कैप प्लस a कितना होगा, a दिया हुआ है 8i कैप प्लस 6j कैप, और समय कितना दिया हुआ है, समय टाइम 5। बात समझ गया ना, तो v कितना निकल जाएगा, देखो तो 4i कैप प्लस 8 पंचे 40 i कैप प्लस 30 j कैप, तो v कितना निकल गया, देखो तो सिंपल यहाँ पर 40 60 44 i कैप प्लस कितना हो जाएगा 30। हो गया सॉल्यूशन, फाइनल वेलोसिटी कितना है। फिर से हम बोल रहे कि यहाँ वेक्टर हम इसीलिए लगाए हैं क्योंकि सवाल में सब चीज वेक्टर के फॉर्म में दिया हुआ है। देखो वेक्टर के फॉर्म में, अगर ये स्केलर के फॉर्म में ऐसा कुछ होता तो एक बार x की तरफ निकालते, एक बार y की तरफ निकालते, जैसे पिछले क्वेश्चन में, ठीक है। तो आज बाबू वीडियो को थोड़ा यही रोक रहे हैं, बैटरी खत्म हो गया मोबाइल का, थोड़ा कहीं बीच में सवाल करेंगे बैटरी खत्म हो गया, हल्के बेइज्जती हो जाएगा, इसीलिए तो वीडियो यहाँ पर आज रोक रहे हैं। अभी पेंडुलम अभी खत्म नहीं हुआ, इसका 2 क्लास और लेंगे। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन, अभी अच्छे क्वेश्चन बस हाथ ही लगाए हैं, ठीक है। एक पेंडुलम वाला क्वेश्चन बचा हुआ है और एक बचा हुआ है तुम्हारा पेंडुलम वाला, हाँ इसमें एक और प्रोजेक्टाइल वाला केस बचा हुआ है मोटा मोटी। अगला 2 वीडियो डेडिकेटेड होगा इसी पे, ठीक है, अगर सही पर बनाए तो, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक, आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए। और फिर से वही बात, जो भी बच्चे को डाउट हो बेझिझक पूछिए, असाइनमेंट उठाइए, रगड़ दीजिए, असाइनमेंट बार बार कर दीजिए, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, बाय। चलो नहीं पंखा